अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज हम लोग फर्स्ट सेशन में कंडक्ट कर रहा हूँ अबाउट द एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें बड़ा आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे और रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसकी चार ऑप्शंस को पढ़ें। द ब्रेकिंग फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार, तो ये हरगिज नहीं है। Force is a vector. The question is about scalar quantity. Then the heat needed to boil some water. क्या boil करने के लिए क्या required? Heat. Heat क्या चीज है? It's a form of energy. Energy क्या होती है? Scalar होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है बी। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सी और डी ऑप्शंस को अगर पढ़ें तो हमें कहा जा रहा है द एफर्ट नीडेड टू हैमर अ नेल इनटू वुड। तो बेटा ये एफर्ट जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, एफर्ट का मतलब है फोर्स। मैकेनिकली जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एक वेक्टर है। उसके बाद द थ्रस्ट नीडेड टू लिफ्ट अ रॉकेट, थ्रस्ट अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स। So the option in this particular question is B. हमारा आंसर बन गया B option. Next question में which of the following pair of quantities represents a pair of vectors? हमें a pair of vectors जो है वो ढूंढना है। तो पहली ऑप्शन में हमारे पास मास एंड वेट, मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। हमें दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर्स चाहिए। करंट एंड टाइम ये भी वेक्टर क्वांटिटीज में कंसीडर नहीं होते। और डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इज अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये आपके पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना सी। आपको पेयर ढूंढना था जो कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज को कंटेन कर रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान से, मैंने कहा ना ये क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए इज 2i minus 2j। सबको पता है यूनिट वेक्टर, आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को जब आप सोचते हैं तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम आपसे कहें बेटा आप ये जो वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, वेक्टर आपको दिया गया ए विच इज 2i minus 2j, और आपको कहा जाए बेटा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे? आपने i का कोफिशिएंट 2 है और j का कोफिशिएंट -2 होल अपॉन अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 + 4, तो ये आ गया 8 अंडर रूट। 8 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो ये बराबर हो गया 2 अंडर रूट 2 के। ठीक है, तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 2 अंडर रूट 2 के। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये बन रहा है बेटा 2/2 अंडर रूट 2i minus 2/2 अंडर रूट 2j। तो ये 2 कैंसल आउट हो गए। व्हाट इज लेफ्ट? ये आ गया आपके पास 1/अंडर रूट 2i minus 1/2 अंडर रूट j। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और उसे वेक्टर पे डिवाइड कर दी। सिंपल। आप पहले 11th में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा है कि विच ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, आपके पास ए कैप अगर मैं लिखता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1 के। तो बल्कि इसको यू करके लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। अब बेटा यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ऑप्शन ए का मैग्नीट्यूड है आई, वेक्टर क्या है? आई। तो आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आई का नहीं 1 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का ये आ गया 1। फिर ऑप्शन बी सोचे। ऑप्शन बी में आपके पास है आई प्लस जे यानी 1 स्क्वायर, आई का स्क्वायर, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, होल अपॉन अंडर रूट। ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 2 के। फिर आप सी ऑप्शन सोचें, आई प्लस जे प्लस के यानी आई का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, होल अपॉन अंडर रूट। तो ये किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 3 के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है 1। तो आपने यहां पर आंसर बना आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर बना ए ऑप्शन। आई होप आप सबको पता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर है। जो भी गिवन ऑप्शंस थी आपने उनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड किए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आएगा वो आपका आंसर होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा। नाउ द डायरेक्शन of a vector in plane is described by angle which the vector makes with dash and is in dash। ये आपके पास इस तरह का एक ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, आपकी बुक की एक स्टेटमेंट थी जिसका क्वेश्चन बनाया। देखिए अगर आप एक्सिस को सोचें, पहले तो अगर आप एक्सिस सोचते हैं किसी भी प्लेन के लिए, कोऑर्डिनेट प्लेन के, तो बेटा आपके पास ये सिचुएशन है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। आप जब भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो आप हमेशा इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने इस वक्त एक वेक्टर को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, इसका एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? इसका एंगल बन रहा है 0 डिग्री, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये। अगर इसी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं, फर्ज करते हैं ये यहां आ जाता है, तो इस वक्त इसका जो एंगल है, ये एंगल से दिस इज अल्फा। ये अल्फा जो एंगल है ये आपने कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देख लें आप, यानी अगर आप यहाँ पे सोचें कि आपके पास ये, अगर आपके पास ये आपके पास जो है ये बेटा आपके पास सिचुएशन बन रही है। तो ये आपके पास 12 है और ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो ये क्लॉकवाइज निडल इस तरह से मूव करती क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह से होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की है। तो आप इस जो मैंने ग्रीन यहाँ पे एरो ड्रॉ किया है, इसी एरो को अगर मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की हुई है इसके ऊपर शो करूं, तो ये एरो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बनता है। तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा किसी भी वेक्टर के लिए रेफरेंस एक्सिस हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको ड्रॉ किया जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन ए आ गया इसका करेक्ट आंसर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये सोच रहे हैं
हम इसको जूम करते हैं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। एक वेक्टर है P, ठीक है, उसका एंगल P प्लस Q यानी P और Q को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा और P माइनस Q इनको सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, तो उसके साथ उसका एंगल आपने सोचना है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कुछ इस तरह से सोचना है कि रिजल्टेंट आपका बराबर है P प्लस Q, ठीक है, माइनस P माइनस Q, सॉरी प्लस, रिजल्टेंट की बात हो रही है, एडिशन की। अब ये आपने यहां पर इसको ओपन किया तो P प्लस Q प्लस P माइनस Q, तो ये अब आपके पास सिचुएशन ये है बेटा, ये Q कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों को ऐड करने से बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो P का 2 टाइम्स होगा। यानी एक वेक्टर आपके पास, फर्ज करते हैं ये वेक्टर P है, और P प्लस Q और P माइनस Q से जो वेक्टर आपको मिल रहा है वो 2P के बराबर है। तो इनमें आपस में इनकी डायरेक्शन क्या बनी, इनके दरमियान एंगल क्या बना, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में वो ए ऑप्शन बनेगा कि P प्लस Q और P माइनस Q से जो वेक्टर आपको मिलता है वो 2P के इक्वल है, यानी P से 2 टाइम्स ज्यादा है। कोई एंगल में कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन वही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। तो इसलिए P और 2P के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं है। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, ठीक है, डायरेक्टेड नॉर्थ एंड देन 5 किलोमीटर डायरेक्टेड साउथ। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस के जो इसके सिंबल्स हैं वो याद करा दूं, मैं आपको रिकॉल करा लूं। अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा बेटा नॉर्थ होती है, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड पे हमेशा आपको वेस्ट मिलेगा, और डाउनवर्ड आपके पास साउथ होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसको अब आपने भूलना नहीं है। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो ये नॉर्थ अपवर्ड है। उसके बाद 5 किलोमीटर वो, मैं अलहदा वेक्टर बना रहा हूं, हालांकि बनना तो इसी के ऊपर चाहिए, लेकिन मैं इसको अलहदा बना रहा हूं ताकि आप दोनों को डिफाइन कर सकें, देख सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। अब बेटा इन दोनों वेक्टर्स का अगर आपको कहा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें तो आप दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, सिंपल। ये 10 किलोमीटर नॉर्थ है, ये 5 किलोमीटर साउथ है, ठीक है। ये रेड वाले से मैं पॉइंट ए मार्क कर रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, और पॉइंट बी नॉर्थ की जहां 10 किलोमीटर पूरे हुए, फिर यही पॉइंट बी से ये वापस आ रहा है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, और ये आपका पॉइंट बन गया सी जहां पे इसने 5 किलोमीटर पूरे किए। अब जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला ब्लैक वाला वेक्टर आ रहा है, और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 5 किलोमीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, इसकी डायरेक्शन बन रही है नॉर्थ अपवर्ड। तो आपका आंसर क्या बना, 5 किलोमीटर नॉर्थ,
कौन सी ऑप्शन बनी? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना सी। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। As the angle between a given vector and the horizontal axis increases from 0 to 90, magnitude of vertical component of this vector. वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना। पहले तो मैं इसको ज्योमेट्री से ड्रॉ करता हूँ, ज्योमेट्रिकली सोचते हैं। फर्स्ट करते हैं, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है, फर्स्ट कर लेते हैं a, और ये एंगल है θ1, ये इसका कंपोनेंट बन रहा है ए वाई, और ये कंपोनेंट इसका आ रहा है ए एक्स। अब इस एंगल को बढ़ा देते हैं, ये एंगल हमने बढ़ा दिया। अब मैं आपको कहता हूं बेटा, इसके एंगल ये बना दिया हमने θ2। अब मैं ब्लैक से इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ गया ए वाई और ये आ गया ए एक्स, ये ब्लैक वाला, ये ए एक्स और ये ए वाई। क्या फर्क पड़ा दोनों? इस ए वाई और इस ए वाई को देखें, एंगल बढ़ाया तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ? बढ़ गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखें, ऑरेंज वाले को और ब्लैक वाले को, इन दो लाइंस को देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या सीखा आपने इससे? आपने ये सीखा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, फर्ज करते हैं अगर एक वेक्टर ए है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर एंगल बढ़ेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा। और ए एक्स पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट होगा? अगर एंगल बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो आई होप अब आप लोगों को कंपोनेंट्स की ये रिलेशन हमेशा याद रहेगा कि एंगल के बढ़ने से वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है? वो डिक्रीज होता है, कम होता है। तो ये अब आपने भूलना नहीं है, या आपने स्टेटमेंट याद रखनी है ताकि एग्जाम में आपको मसला ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर ये रहा। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में कंसीडर होता है। इंटरेस्टिंग से मतलब है कि सोचने वाला है, टेक्निकल क्वेश्चन है। As the angle between two vectors increases, the magnitude of their resultant. दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट क्या होगा? दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो सकता है वो 0 डिग्री से 360 के दरमियान में हो सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझें, मैं आपको दो स्टेटमेंट्स यहां पे लिख के दे रहा हूं, और अगेन मैं चाहूंगा कि वो आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपका एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के इन बिटवीन है, तब तो आप याद रखें कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी 0 और 180 के दरमियान जब आपके पास वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं यहाँ एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, अगर ये फर्ज करते हैं आपके पास बेटा 3 न्यूटन फोर्स है, ये 4 न्यूटन फोर्स है,
और आपको कहा जाए बेटा अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप बोलते हैं 7 न्यूटन। अगर मैं एंगल को 180 कर दूं, ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड 0 से 180 जाते हुए क्या आपको नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है कि यार मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है जो मैं चाहता हूं वो आपको याद रखनी है, वो क्या होगी। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास जो एंगल है दैट इज लाइक दिस, 360 के बराबर है, 360 के बराबर है या इक्वल है या इससे कम है, और 180 से बड़ा है या उसके बराबर है, बल्कि बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस सूरत में आपके पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा थीटा से। तो मैं इतनी ज्यादा डिटेल में इसको नहीं चाहता कि आप लोग सोचें, सिंपल मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ मैं आता हूँ। ये दो स्टेटमेंट, पहली बात तो ये है कि आपको ये याद होनी चाहिए कि 0 और 180 के दरमियान रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता है, और 180 से 360 के बीच में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो अब ऑप्शंस की तरफ अगर हम आते हैं तो ऑप्शंस हमारे पास जो आ रही हैं उनको हम दोबारा से देखते हैं। तो ऑप्शन ए है कि एंगल, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इंक्रीजेस ओनली। ये बात अभी हमने प्रूफ की है, ये गलत है। फिर इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऐसा हरगिज नहीं है। देन डिक्रीज, 0 से 180 के बीच में क्या हो रहा है बेटा, 0 से 180 के बीच में आपके पास पहले डिक्रीज हो रहा है और 180 से 360 में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर बना डी ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर आ गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के ट्रिकी क्वेश्चन था, वर्ड्स के अंदर इसको आपको ट्रैप किया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भी मिलता जुलता ही है जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दो वेक्टर हैं, एक है 3i और दूसरा है 4j, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना। तो ये बना आपका 3i, यानी एक्स एक्सिस पे 3i, एक वेक्टर आपका ये आ गया। हेड एंड टेल रूल से अगर आप दूसरा वेक्टर 4j को प्लॉट करें तो 3i के हेड पे 4j आ जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये r वेक्टर होगा। अब अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, तो इसका मतलब रिजल्टेंट का जो वेक्टर बनेगा वो पहले क्या होगा, पहले तो उसको सोचते हैं 3i, आप राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ें, और प्लस 4j, ये आपके पास रिजल्टेंट, इन दोनों का सम करके रिजल्टेंट का वेक्टर आ गया। तो अब रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो i का जो कोफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर, और j का जो कोफिशिएंट है 4 उसका स्क्वायर, होल अपॉन अंडर रूट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5 के। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The resultant of two vectors, one is double in magnitude than the other, perpendicular to the smaller force, the angle between the two forces is। देखिए हमने फर्स्ट गो में ऐसे पढ़ा, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से और समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये। The resultant of two vectors, कॉमा, इसका मतलब जो स्टेटमेंट पहले दी गई है अब उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज डबल इन मैग्नीट्यूड देन द अदर, यानी उन दो वेक्टर्स के लिए बता रहा है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे से दुगना है, 2 टाइम्स है। यानी अगर फर्ज करते हैं एक वेक्टर हमारे पास है a और वो बराबर है f के, और दूसरा वेक्टर b है, तो b
ए से 2 टाइम्स है, 2f के बराबर होगा। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 2f के बराबर होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ देन द अदर। यही बात बन गई। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि कॉमा आ रहा है। अब जब ये सेकंड कॉमा आ रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले पार्ट के साथ रिलेट हो रही है। कौन सी? फर्स्ट स्टेटमेंट। कौन सी? वो स्टेटमेंट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब रिजल्टेंट क्या है, अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है इस कॉमा के बाद। परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, रिजल्टेंट है स्मॉलर फोर्स है परपेंडिकुलर। यानी अगर आप यहां पर स्मॉलर फोर्स देखें तो वो आपके पास ये ए वेक्टर है, इससे जो रिजल्टेंट है वो है एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब इसके जरा ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर आ गया ए, इस वेक्टर ए पे ये हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी, और हमें ये कहा गया है कि हमारा जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। देख लें आप, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। वेक्टर ए हमारा किसके बराबर था? एफ के बराबर। वेक्टर बी किसके बराबर है? 2f के बराबर मैग्नीट्यूड में। और जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर से परपेंडिकुलर है। यही बात क्वेश्चन में कही गई है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की। अब बेटा यहाँ पर ये एंगल फर्ज करते हैं, ये एंगल है अल्फा। बच्चे क्या करते हैं जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ये अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा तो फाइंड करना ही है, वो इसी को ही आंसर समझ लेते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। जब भी आप वेक्टर्स को सोचेंगे तो ये अगर आपका वेक्टर ए है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल आपने कंसीडर करना है वो ये थीटा होगा, वो ये अल्फा नहीं होगा। और ये जो थीटा होगा ये किसके बराबर होगा? ये 180 माइनस अल्फा के बराबर होगा। भाई टोटल एंगल कितना है अगर आप सोचें तो भाई ये टोटल एंगल, ये ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 180 है। 180 में से अल्फा माइनस कर दें तो थीटा आ जाएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो अल्फा को फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकालें? अल्फा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसके बराबर है? एफ के बराबर है। हाइपोटेनियस किसके बराबर है? 2f के बराबर है। एफ और एफ कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास क्या आ रहा है बेटा? अब आपके पास आ रहा है यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब थीटा, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया है, इसको अल्फा लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने एंगल अल्फा से डिनोट किया हुआ है। आई एम सॉरी। तो इसको मैं अल्फा कर देता हूँ, cos अल्फा, यहां पर भी अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? cos इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 180 थीटा किसके बराबर होगा? दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। अल्फा किसके बराबर आया? 60 डिग्री के बराबर आया। तो ये किसके इक्वल आ गया? 120 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो अब आपको अगर कहा जाए कि आप ऑप्शन देखें तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगी इसकी ऑप्शन बनेगी डी ऑप्शन। तो ये भी एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इन अ सेंस कि इसकी स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, एडिशन से ही रिलेटेड है। कंडीशन इसमें लगाई है, टू फोर्सेज है, एक है 10 न्यूटन की और एक है 30 न्यूटन की। एक्ट्स एट अ पॉइंट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री। कंडीशन है अदर देन 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम। कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम।
तो किसी भी वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम जब फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं, यानी एंगल होता है 0। तो मैं स्टार्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, उसने हालांकि 0 का मना किया है लेकिन मैं 0 को कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0 डिग्री पे ये बनेगा 10 + 30, ये आएगा 40 न्यूटन। और अगर एंगल को हम कर दें 180 डिग्री तो ये बन जाएगा 30 - 10, ये आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑप्शंस देखें तो आंसर जो हमारा होगा वो 20 से ग्रेटर होगा, 40 से स्मॉलर होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम 40 है ना, 40 से स्मॉलर होगा, एंगल 0 और 180 के दरमियान होगा। तो बेटा अब यहां पर ये 35 भी पॉसिबल आंसर है, 25 भी पॉसिबल आंसर है, 20 भी पॉसिबल आंसर है। उसने कंडीशन दी है कि 0 डिग्री का एंगल आपने अपनी कैलकुलेशन में उसको कंसीडर नहीं करते हुए सोचना है। तो जब हम कंसीडर नहीं करते हुए सोचेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो आई होप ये मेरी बात क्लियर होगी है यहां से। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एडिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हेड एंड टेल रूल को यूज करके आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आपको पता है कि हेड एंड टेल रूल को यूज करके हम क्या करते हैं, हम सिंपली वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और आपको पता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर। ये आगे मैं एक एग्जांपल में समझाऊंगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, बोथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द वेक्टर। तो हेड एंड टेल रूल की एप्लीकेशन क्या सिखाई आपको, क्या याद कराई मैंने कि हेड एंड टेल रूल से आप वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से सोचें। अब है कि द प्रोसेस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू, आपको पता है एडिशन इज बेसिकली, सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन। तो एडिशन इज बेसिकली आप कह सकते हैं अदर वर्ड्स में सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये इलॉजिकल सी बात होगी, लेकिन बहरहाल ठीक है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सोचें द प्रोसेस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन, सिमिलर बात हो गई। ठीक है, तो आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं है, दोनों थ्योरेटिकल बड़े आसान से क्वेश्चन थे। अब एक और क्वेश्चन है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अ ट्रक traveling due to north at 20 meters per second turns to west and travels at the same speed, then the resultant velocity is, resultant velocity को आपको फाइंड करना है। अब आपके पास ये नॉर्थ है, ये राइट साइड पे ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ट्रक कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बल्कि मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और उसके बाद ये नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ चला गया। फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये आपका क्या बन गया, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u, ये 20 है, और फाइनल वेलोसिटी ये भी 20 है, ये मैंने v से डिनोट किया। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी vr का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करें तो वो क्या बनेगा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 20 स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए ना तो 2 हो गया, तो ये आ गया 20 √2 मीटर पर सेकेंड।
अब इस ग्रीन वाले की डायरेक्शन देखें वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की। ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट। क्या ऑप्शन बनी? 20√2 नॉर्थ वेस्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, आसान सी बात हो गई। दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट फाइंड कर लिया और डायरेक्शन भी उसकी देख ली। अब इस वेक्टर को सोचते हैं, इस क्वेश्चन को। अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर्स पर सेकेंड टर्न्स वेस्ट, ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी। दोबारा से मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो डायरेक्शंस हैं वो दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपके पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है। ये आपके पास नॉर्थ की तरफ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी u, फिर वहां से ये वेस्ट की तरफ चला गया, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v आ। आपको फाइंड क्या कराया गया? आपको कहा जा रहा है कि आप चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v फाइंड करें। डेल्टा v किसके बराबर होगा? v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनके बराबर होगा। अब आपको जब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है तो v माइनस u आ रहा है। इसका मतलब अब आपको ये देखना है कि आपका जो वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी का, वो प्लस u नॉर्थ की तरफ इस तरह से था, जैसे ये मैंने ब्लू वेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका प्लस u है। तो माइनस u वेक्टर एग्जैक्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि आपको माइनस u वेक्टर ड्रॉ करना है। तो v आपका वेस्ट की तरफ ये आ गया, माइनस u वेक्टर आपका ये आ रहा है, ये v आ गया, ये माइनस u वेक्टर है। फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आ गया, डेल्टा v। अब आपने इनकी डायरेक्शंस को पहले कंसीडर करता हूं मैं। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है ये साउथ वेस्ट के बीच में, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट। और मैग्नीट्यूड अगर आपने फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया था, वही सेम वैल्यूज मैंने चेंज नहीं की हैं ताकि कैलकुलेशन में मुश्किल ना हो, जल्दी हो जाए। तो इसका जो आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, वो वही आएगा 20√2। तो अब आप इसकी ऑप्शंस को ढूंढें। तो साउथ वेस्ट आपके पास डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट आपने यहां से ढूंढा, साउथ वेस्ट ये रहा, डी ऑप्शन भी साउथ वेस्ट है, लेकिन ये 20√2 के साथ है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर जो है आपका वो करेक्ट कंसीडर हो गया अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। तो यहां से अब आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज 5i प्लस j। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, और यानी a प्लस b बराबर है 5i प्लस j के, और उनका डिफरेंस जो है यानी a माइनस b बराबर है 3i माइनस 2j के। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करें तो ये आपके पास बन गया 2a, ये प्लस है, ये माइनस है, इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास रिजल्ट आ गया नल वेक्टर।
ठीक है, और ये आपके पास 8i और ये -j। अब आपने 2 पे पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी तो आपके पास a वेक्टर आ गया 4i -0.5j। तो अब a आपके पास है ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है जिनका मैग्नीट्यूड है आपके पास 2 और 3 वेक्टर्स है, एक 2 है और एक 3 है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो 1 के इक्वल। तो देन द एंगल बिटवीन देम, वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। तो बेटा अब अगर आपको ये सोचे आपके अगर ये वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो 2 और 3, तो रिजल्ट होता 5 न्यूटन, एंगल होता 0। अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 न्यूटन। यानी ये वेक्टर्स जब एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पे हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 न्यूटन। तो आंसर क्या बना, इसका आंसर बन गया डी ऑप्शन। तो दो वेक्टर्स जब एग्जैक्ट अपोजिट हैं, एंगल होगा 180, उस वक्त इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। तो हमने कंसीडर किया कि इनका आंसर है डी ऑप्शन। अब ये भी ऐसे ही एक मिलता जुलता सवाल है। इसमें आपको कहा जा रहा है 12 न्यूटन और 8 न्यूटन की फोर्सेस हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो 12 और 8 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये आसान था, ये इसी की कंटिन्यूएशन है। अब इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे ये आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये आपके पास है 5 न्यूटन की फोर्स। इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड होगा 15 न्यूटन। ऐसे ही है। और ये जो 15 न्यूटन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए को प्लस कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि जब आप सम ऑफ टू वेक्टर्स जो है उसको इक्वेट करें इंडिविजुअल वेक्टर्स के सम के साथ, तो एंगल क्या बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है 0 डिग्री। ये वही सेम क्वेश्चन है लेकिन ये वर्ड्स में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0 डिग्री। तो ये जो मैंने यहाँ पर अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको जस्ट रिकॉल कराने के लिए कि आप लोग ये रिकॉल कर सकें कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने किस तरह की चीजें हैंडल की हैं, क्या क्या सीखा है, उसको हमने रिकॉल किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्दर जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको और इनहेंस करूंगा और उसके बाद फिर हम 1 डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी मुलाकात हो। थैंक यू।